तो कल अपने धात्विक खनिज पढ़े थे। धात्विक खनिज कितना प्रकार का है? दो। कौन कौन सा है? लोह है और अलोह। ठीक, आज पढ़ रहेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में पहला है अभ्रक। अभ्रक का दूसरा नाम क्या है? माइका। ठीक, अभ्रक का उपयोग, मतलब इस अभ्रक का किसमें अपन उपयोग करते हैं? विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका प्रयोग विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। देखो अपन ने पढ़ा था कल तांबा और ये एल्यूमिनियम, ये तो क्या है? विद्युत के सुचालक, इस कारण उनका अधिक उपयोग किया जाता है उसमें। और ये क्या है? कुचालक विद्युत का, इस कारण भी इसका क्या इसमें ज्यादातर उपयोग किया जाता है। किसमें? जो आपके विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है उनमें किया जाता है। अब ये आपका अभ्रक है, इसका उत्पादन कहां से होता है? तो सर्वाधिक कहां पर होता है? झारखंड। कहां से होता है? झारखंड है। झारखंड का कौन सा स्थान है? हजारीबाग। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर, तेलंगाना, यहाँ पर ये क्या है? अभ्रक पाया जाता है। तो सर्वाधिक झारखंड है, हजारीबाग, नेल्लोर, भीलवाड़ा, उदयपुर है। ये मैप पे बनने आपको। ये हो गया आपका अधात्विक का एक ही है। अब ऊर्जा संसाधन, अपने ऊर्जा संसाधन पढ़े थे ना अधात्विक में एक अलग से। तो ऊर्जा संसाधन को अपने यहाँ पर कितने भागों में वर्गीकृत किया है? दो में। एक तो कौन सा है? परंपरागत, और एक कौन सा है? गैर परंपरागत। अब वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब कहीं है? वे ऊर्जा के स्रोत जो परंपरा से प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। और गैर परंपरागत यानी जो नवीन समय यानी आधुनिक काल में इनका अपन उपयोग करे, वो कौन से हो गए? गैर परंपरागत। परंपरागत यानी जो प्राचीन समय से चलते आए हैं, ये कैसे हो गए? अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। अनवीकरणीय का मतलब है इनका वापिस नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। अगर अपने एक बार उपयोग में ले लिया तो वहां पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जबकि ये कैसे है? नवीकरणीय। अगर अपने उपयोग में ले लिया तो इनको अपन वापस बना सकते। जैसे इसमें देखते हैं, तो जैसे आपकी लकड़ी है या कोयला है, अगर अपने एक बार जला दिया इसे तो क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है ना? लेकिन सौर ऊर्जा अपने आज जितनी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की है उतनी कल भी करे सकते हैं। तो इसमें परंपरागत के उदाहरण हो गए, जैसे लकड़ी है, उपले है, कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जबकि गैर परंपरागत की क्या हो गए? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। कई बार प्रश्न भी आ जाए कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट करो। कोई 3 या 4 पूछ ले तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है वो प्राचीन समय से अपन क्या कर रहे हैं? उपयोग में ले रहे हैं। जबकि गैर परंपरागत है ऊर्जा स्रोत वो अपना आधुनिक समय से उपयोग में ले रहे। पहला हो गया। दूसरा है परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है अनवीकरणीय है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कैसे है? नवीकरणीय। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनसे प्रदूषण फैलता है। क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। और गैर परंपरागत की जो ऊर्जा स्रोत है उनसे क्या नहीं फैलता? प्रदूषण रहित है या प्रदूषण नहीं फैलता है। चौथा इनका हम उदाहरण दे देंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हो गए लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जबकि इसके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि इसके उदाहरण हो गए। तो ये क्या हो गया? इसका अंतर भी हो गया। अब पहले अपन पढ़े परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसका पहले उपयोग कौन सा है? कोयला। पहला है कोयला। कोयले का उपयोग, कोयला का उपयोग अपन किसमें करते हैं? तो ऊर्जा संसाधन में, मतलब इसे क्या बनाते हैं? बिजली। या अधिकांश वर्तमान भारत में जो बिजली का विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किससे हो रही है? कोयले से। किससे हो रही है? कोयले से। तो ऊर्जा संसाधन में। और दूसरा किसमें किया जाता है? लोहे को गलाने। कोयले के प्रकार कितने प्रकार का है? कोयला 4 प्रकार का है। तो सर्वोत्तम जो उच्च क्वालिटी का कोयला वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट। उससे भी कौन सा है? बिटुमिनस, लिग्नाइट। और सबसे कम क्वालिटी का कौन सा है? पीट। तो ये क्या हो गए? इसके 4 प्रकार क्रमशः हो गए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत में 80% कोयला बिटुमिनस प्रकार का यानी उच्च क्वालिटी वाला है। अपने एंथ्रेसाइट के बाद कौन सा था? बिटुमिनस। ठीक है ना? तो 80% कोयला वो कौन सा है? बिटुमिनस प्रकार का है। लिग्नाइट जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा। क्वेश्चन है ना आपके कि जो कौन से खनिज को भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। जो कहां से प्राप्त होती है? नवेली तमिलनाडु में पाया जाता है।
भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों की शैलों में पाया जाता है। दो कौन कौन सी होगी, एक है गोंडवाना निक्षेप और दूसरी कौन सी होगी, टर्शियरी निक्षेप। मुख्य रूप से की दो भूगर्भिक शैला है, दोनों में पाया जाए, गोंडवाना श्रेणी की भी है और टर्शियरी की भी है। अब गोंडवाना जो श्रेणी निक्षेप है वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो गोंडवाना पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यह सर्वाधिक दामोदर घाटी यानी पश्चिमी बंगाल और झारखंड में स्थित है। कल अपने पढ़ा था ना भाई कोयले में कि अधिकांश कोयला भारत का सोन नदी, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा नदी है, इनकी जो डेल्टाई क्षेत्र है यानी इनका वहां पर ये पाए जाते हैं। तो दामोदर घाटी में पाया जाता है अधिकांश गोंडवाना श्रेणी वाला। प्रमुख कोयला क्षेत्र इसका कौन सा है, झरिया, जो भारत का क्या है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, यानी भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, झरिया है। बोकारो, रानीगंज, तलचर कहां पर स्थित है, ओडिशा में। कोरबा कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ये क्या हो गए कोयले के प्रमुख स्थान। अब आइए टर्शियरी कोयला क्षेत्र वाले राज्य, तो उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, जो उत्तरी पूर्वी जो 7 महीने हैं उनमें से आ गए आपकी मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश। प्रमुख क्षेत्र कौन से हो गए टर्शियरी कोयला क्षेत्र वाले, चेरापूंजी मेघालय में स्थित है, डिगबोई और नारकटिया कहां पर है, असम में। ये डिगबोई और नारकटिया किस क्षेत्र में भी आता है, पेट्रोलियम है उसमें भी ये क्षेत्र है। अब आ गया आपका पेट्रोलियम, तो कोयला हो गया, कोयले के बाद पेट्रोलियम। अपनी दुर्लभता और विभिन्न उपयोग के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, तरल सोना। तो किस तरल सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपनी दुर्लभता यानी इसकी क्या है, विश्व में अपन देखें तो इसका जो भंडार है वो क्या है, सीमित है, कम है और कुछ ही की जगहों पर पाया जाता है। इस कारण दुर्लभता के कारण और इसका उपयोग बहुत सारे कामों में करते हैं, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, तरल सोना कहा जाता है। भारत में पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। कोयले के बाद दूसरा ऊर्जा का प्रमुख जो संसाधन है वो कौन सा है, पेट्रोलियम। भाई कोयला और कोयले के बाद दूसरा कौन सा हो गया, पेट्रोलियम। यह दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। दहन ईंधन, मोटर गाड़ी बनी होगा आपने, ठीक है ना, स्टार्ट करा चालू करा भी कमाई कहीं करे जाए, प्रमुख उपयोग में लिया जाए। इसके सह उत्पाद पेट्रोल रसायन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, जैसे उर्वरकों के लिए कृत्रिम रबर है, कृत्रिम रेशे है, दवाइयां, वेसलीन है, स्नेक है, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री है, उसके लिए क्या करता है, कच्चा माल भी उपलब्ध करवाता है। भारत में व्यवस्थित ढंग से तेल की खोज और उत्पादन का कार्य 1956 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था, 1956 में एक संस्था की स्थापना हुई थी, कौन सी थी, वो है तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, ONGC। तो किस ONGC की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। जब इसकी स्थापना हो गई उसी के बाद एक व्यवस्थित ढंग से इसकी क्या हुई थी, तो इसका काम शुरू हुआ था। भारत में असम, गुजरात व मुंबई यानी महाराष्ट्र प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो 3 प्रमुख है, कौन कौन सा है, एक आसाम, गुजरात, एक महाराष्ट्र, एक वर्तमान में अपन देखते हैं अपना राजस्थान, जहां से भी क्या है जो बाड़मेर जैसलमेर वाला इलाका, वहां से भी तेल के भंडार पता चले। ये हो गया। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, यानी भारत में सबसे पहले तेल की खोज कहां पर हुई थी, असम में हुई थी। असम में कौन कौन से स्थान है, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरेन आदि तेल उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात में कौन सा है, कलोल और अंकलेश्वर है। महाराष्ट्र में मुंबई आई और बसीन क्षेत्र है, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अब तटीय क्षेत्र में पड़ता है। इसकी खोज कब हुई थी, 1973 में, और इसका उत्पादन कब शुरू हुआ था, 1976 में प्रारंभ हुआ। तेल कुओं से निकाले गए कच्चे तेल को शोधन की आवश्यकता होती है। क्या किया जाता है, अगर अपन जैसे जमीन से तेल निकाल रहे हैं तो तेल को निकालने के बाद अपन उसका वैसा ही उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसमें कई सारे मिक्स रहते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, शोधन यानी रिफाइनरी की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन रिफाइनरी स्थित है। कितने कारखाने हैं, 2 प्रकार की तेल शोधन है, एक है क्षेत्र आधारित और एक कौन सा है, बाजार। क्षेत्र आधारित का मतलब हो गया जहां से अपन को पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है वहीं पर उसी स्थान पर अपन क्या करेंगे, कोई रिफाइनरी या तेल शोधन कारखाना लगा रहे, तो वो गया क्षेत्र आधारित। बाजार आधारित यानी बाजार बहुत बड़ा बाजार है, वहां पर है
सप्लाई करने के लिए अपन अगर वहां पर कोई रिफाइनरी स्थापित कर रहे हैं तो वो कौन सी हो गई, बाजार आधारित। जैसे डिगबोएसम वाला है तो ये कैसा है, एक क्षेत्र आधारित, जबकि बरौनी तेल शोधन कारखाना कैसा है, एक बाजार आधारित। तो प्रश्न किया जाए कि किसी बाजार आधारित एक तेल शोधन कारखाना या रिफाइनरी का नाम बताओ, तो कौन सा है, बरौनी। अब आगे प्राकृतिक गैस। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना कब हुई थी, 1984। तो गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी, प्रश्न आ जाएगी, गेल की स्थापना क्यों हुई या गेल की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था इसका, कि जो प्राकृतिक गैस है उसका परिवहन और विपणन, क्या करना कि ये मतलब जो गैस है इसका परिवहन और विपणन कौन करेगी, आज से गेल, यानी आपकी जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो करेगी। इसका क्या था, उद्देश्य था। प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, यानी कोयले और आपका जो पेट्रोलियम है वो तो क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, जबकि उनकी तुलना में ये प्रदूषण न के बराबर फैलाती है। जो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, तेल निकलता है ना, उस तेल के साथ ही पाई जाती है। गैस क्या होती है, हल्की हल्की होती है ना। तो क्या होती है, जो यहाँ पर भी तेल का भंडार है उसके ऊपर होती है। जैसे अपन तेल के लिए कोई कुआं खोदेंगे तो सबसे पहले क्या प्राप्त होगी, अपन को प्राकृतिक गैस प्राप्त होगी। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई व खंबात बेसिन में पाए जाते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज कहां पर की गई है, तो पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन है, जिसे क्या कहा जाता है, हजीरा से शुरू होकर विजयपुर और जगदीशपुर तक जाती है। फिर इसकी कुछ शाखाएं राजस्थान में भी जाती है और कुछ शाखा बठिंडा, दिल्ली और जो पंजाब तक भी आगे जाती है। लेकिन मुख्य रूप से हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। मुंबई हाई और बसीन को, जो महाराष्ट्र वाले मुंबई और बसीन क्षेत्र है अरब सागर में स्थित है, वो पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। ये भारत की क्या है, सबसे लंबी पाइपलाइन है। एक नंबर को प्रश्न आ जाए या तो 1.5 नंबर को कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन को समझाइए, ठीक है। तो ये क्या है, भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, मुंबई और पश्चिमी क्षेत्र जो है पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक और विद्युत जो औद्योगिक क्षेत्र है उनसे जोड़ती है। तो ये हो गए अपने परंपरागत ऊर्जा के साधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो नवीकरणीय है। पहला है इसमें नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा। परमाणु की संरचना बदलने से बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा अथवा क्या कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा कहते हैं। जैसे अपन परमाणु की संरचना बदलेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा निकलेगी, वो भी बहुत अधिक मात्रा में। अभी आपका जो नाभिकीय ऊर्जा है, अपन जो परमाणु ऊर्जा वो किससे प्राप्त होती है, तो इसके लिए यूरेनियम और थोरियम मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। इसके अलावा मोनोजाइट व इल्मेनाइट से भी इसे प्राप्त किया जाता है। किसको, परमाणु ऊर्जा को। तो इसका मुख्य जो खनिज है वो कौन सा हो गया, यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम के भंडार, यूरेनियम कहां से अपन को प्राप्त होता है, तो भारत में सर्वाधिक यूरेनियम कहां से प्राप्त होता है, झारखंड की सिंहभूमि जिला है वहां से ये प्राप्त होता है। उसके बाद में राजस्थान का उदयपुर, अलवर, झुंझुनू है, मध्य प्रदेश का दुर्ग है, महाराष्ट्र का भंडारा है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा हो गया, कुल्लू। तो ये क्या हो गए, यूरेनियम के प्रमुख भंडार। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है, झारखंड। झारखंड का कौन सा क्षेत्र है, सिंहभूमि है। अब थोरियम, तो थोरियम का तो एक ही है, ये मिट्टी, बालू मिट्टी उससे प्राप्त होती है और कहां पर पाया जाता है, केरल। कहां पर पाया जाता है, मुख्य रूप से केरल में। तो केरल के तटीय क्षेत्र की बालू में ये पाया थोरियम को, तो बस एक ही है, थोरियम बटे केरल। बस एक चीज याद रख लो कि केरल को तटीय क्षेत्र है, बट एक बालू मिट्टी है, बिकमाइन कहीं पाई जाए, थोरियम पाया जाए। तो थोरियम कहां से प्राप्त होता है, केरल। मोनोजाइट, मोनोजाइट भारत में विश्व का सबसे बड़ा मोनोजाइट का भंडार मिलता है। भारत में विश्व को 100 बड़ो मोनोजाइट को भंडार पाया जाए आपने, ठीक है। इसके भंडार केरल के पालक्काड और कोल्लम में प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश में मोनोजाइट, इसके अलावा केरल के अलावा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, ओडिशा में महानदी के डेल्टा क्षेत्र में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1948। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में ही। और यही परमाणु ऊर्जा आयोग है,
इसी के तहत 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की क्या की गई, स्थापना की गई। तो क्वेश्चन आ जाए, परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे है, उसकी स्थापना कब की गई, 1954 में। और इस जो ट्राम्बे है इसका नाम बदलकर 1967 में क्या कर दिया गया, भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। कब बदला ये, 54 में स्थापना हुई, 1967 में इसका नाम बदले दिया। जो होमी जहांगीर भाभा थे ना, वो परमाणु ऊर्जा के अपने क्या थे, जनक थे भारत में, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम है बदल दिया फिर। अब महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा प्रयोजन देखो, अपने इसमें भी आ सकता है प्रश्न में भी, और किस में आ सकता है, मैप जो मानचित्र आपका, ठीक है ना, उसमें लगभग ऐसे मान लो इसमें से एक प्रश्न आता है, मतलब एक आता ही है कि ये स्थान, जैसे नरोरा पूछ लिया आपको, रावत बटा कलपकम केगा, कुछ भी पूछ ले तो ये ध्यान रखना है कौन सा कहां पर है, ठीक है ना। तो तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र, यानी भारत का पहला जो परमाणु जो आपका जो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां पर शुरू की थी, तारापुर महाराष्ट्र से शुरू की गई। रावतबाटा कहां पर है, राजस्थान में। कलपकम कहां पर है, तमिलनाडु में। नरोरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश। केगा कहां पर है, कर्नाटक। और काकरा पहाड़ कहां पर स्थित है, गुजरात। तो ऊपर से उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, राजस्थान से नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आपका है वहां पर ये प्रमुख है, फिर तमिलनाडु प्रमुख है आपकी नाभिकीय परियोजना, परमाणु ऊर्जा के संयंत्र यहाँ पर लगाए गए। दूसरा अपना सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य की किरणों से, सूर्य से प्राप्त होती है अपन को। तो सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। ये सौर ऊर्जा है, अपन इसको दो तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। कितने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, दो तरीकों से। एक है आपकी फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी, और एक कौन सी है, सौरतापीय प्रौद्योगिकी। फोटोवोल्टाइक और सौरतापीय। पहले फोटोवोल्टाइक प्रक्रिया, इसमें धूप को सीधे किस में बदला जाता है, विद्युत में। जो प्लेटें लगाकर है उसमें सीधे किस में बदल देते हैं, अपने बिजली में, विद्युत में बदल देते हैं। जबकि सौरतापीय जो प्रौद्योगिकी है उसमें धूप को तापीय ऊर्जा में बदला जाता है। जो धूप है उसको सीधे ही जो भी अपना कोई भी चीज उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म, यानी तपाया जाता है उसको। यह तकनीक अधिक लाभप्रद है। कौन सी है, सौरतापीय प्रौद्योगिकी। क्यों लाभप्रद है, क्योंकि यह पर्यावरण के तो क्या है, अनुकूल है। दूसरा है इसके निर्माण में क्या ये आसान है। अपन इसका उपयोग किस किस में कर सकते हैं, पानी गर्म करने में कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, कोई भी चीज सुखानी है उसमें इसका अपन उपयोग कर सकते हैं। किसका, सौरतापीय प्रौद्योगिकी। भारत में राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा विकास की अधिक संभावनाएं। तो क्वेश्चन आ जाए कि सौर ऊर्जा की अधिकांश संभावनाएं भारत में कहां पर स्थित है, राजस्थान और गुजरात, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग अधिक है। अब कौन सी आ गई, पवन ऊर्जा। पवन चक्कियों के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। पवन चक्कियों से जो चक्कियां होती है उनको जो हवा के द्वारा वो चलती है, जिससे क्या किया जाता है, आपको विद्युत प्राप्त होती है। यह तकनीक क्या है, बहुत ही सरल है, लेकिन महंगी क्या है, ज्यादा है। इसमें पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। ये ऊर्जा का कैसा है, ऐसा मापे स्रोत देखो, नवीकरणीय है ना। इसमें आपको कोई भी पूछ ले भाई पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनकी कोई विशेषता लिखी चार, तो इसमें देखो दो तीन विशेषता इनकी एक ही है। जैसे ये क्या है, ऊर्जा का समाप्य स्रोत है, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया, इसमें क्या नहीं होता है, ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पर्यावरण प्रदूषण। दो, तीसरा एक उसके आधार पर, जैसे पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, हवा से, पवन चक्कियों से। सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों से। ज्वारीय ऊर्जा जो आपके महासागरीय जो धाराएं उनसे प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये तीन अपने सीधी सीधी हो गई, ठीक है ना। इसके आधार पर अरे एक आदि अपन उसमें से और दे देंगे। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां है। तो राजस्थान, गुजरात तो वही क्या होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र, हवाएं ज्यादा चलती है। जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक एक तटीय क्षेत्र है जहां पर है हवाएं, कारण इस कारण ये प्रमुख क्षेत्र है। और सर्वाधिक अपन देखें तो इसके कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या है, सर्वाधिक पवन जो ऊर्जा वहां पर प्राप्त होती है। अब आ गई अगली ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय धाराओं से विद्युत उत्पादन करना क्या कहलाता है, ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। महासागर की जो तरंगे होती है, जो पानी है वो चलता रहता है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे अपन कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। भारत के पश्चिमी तट पर वृहत ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है। देखो ज्वारीय ऊर्जा होती है, जो ज्वार भाटा होता है उसके द्वारा ये होती है। जैसे ज्वार आता है समुद्र में, तो समुद्र में ज्वार आएगा तो पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा। और जैसे अपने जैसे मान लो ये तटीय क्षेत्र है, इधर ये पानी वाला है, इधर तटीय है, जैसे ये पानी ऊपर आएगा तो ये कहां पर जाएगा, स्थल भाग के अंदर जाएगा,
अब जैसे इस तलवार के अंदर जाएगा तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर बांध बना देंगे, एक बांध बना के रखेंगे तो उसमें पानी अंदर तो आ सकता है, लेकिन जैसे पानी अंदर आ गया तो अपन बाहर जाने के लिए इसका जो रास्ता है उसको क्या करने के वापस से बंद हो जाएगा। जैसे बंद हो जाएगा तो ये पानी कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा। फिर इसी पानी को अपन क्या करते हैं, पाइपलाइन द्वारा आगे की तरफ टरबाइन लगाकर इसको वापस से उसी में समुद्र में छोड़ देते। जैसे वो टरबाइन चलेगा तो उससे क्या प्राप्त होगी, विद्युत बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिम तट है गुजरात में ज्वारीय तरंगे द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां। तो खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, वो जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है वहां पर जो ज्वारीय ऊर्जा की क्या संभावना अधिक है। अब आगे भूतापीय ऊर्जा, यानी जो अपनी जमीन है पृथ्वी अंदर से गर्म है या ठंडी है, गर्म है। तो जैसे अपन धीरे धीरे नीचे जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी का जो अंदर का तापमान में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो अंदर का तापमान है उससे अपन जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो उस समय बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। इस ताप ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। अगर जब अपन जैसे ज्वालामुखी फटता है तो उस समय जो आपका जो निकलता लावा उससे भी अपन इसमें कर सकते हैं। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे, गीजर, कूप है, यानी जो अंदर से जो पानी निकलता है वो गर्म पानी उससे जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। अब भारत में देखते हैं भूतापीय ऊर्जा का जैसे प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है, तो एक दो जगह है। भारत में इसके लिए 2 संयंत्र स्थापित है। पहला हिमाचल प्रदेश के मणिकरण है और एक लद्दाख में कौन सी है, कुग्गा घाटी में स्थित है। दुनिया में इसका पहला सफल प्रयास किसने किया था, अमेरिका। किसने किया था, अमेरिका ने। जबकि भूतापीय ऊर्जा के भारत में कितने संयंत्र है, 2 है। एक तो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, और एक कहां पर है, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, मणिकरण है, और लद्दाख का कौन सा है, कुग्गा घाटी। अब आगे जैव ऊर्जा। जैविक उत्पादों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जैव ऊर्जा। मतलब जैविक उत्पाद है, कौन कौन से होते हैं जैविक उत्पादों को। जैविक उत्पादों में कृषि अपशिष्ट, जो अपन कृषि है खेती करते हैं उससे जो एक्स्ट्रा चीज बचती हो, पशुओं का अपशिष्ट, नगर पालिका अपशिष्ट आदि शामिल होती है। नगर पालिका यानी जो घर का कूड़ा करकट वगैरह वो इसमें शामिल हो गया। जैव ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ताप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, या खाना पकाने के लिए गैस में बदला जा सकता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं, इससे ऊर्जा और खाद दोनों मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसे अपन गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है। जैव ऊर्जा को किस क्षेत्र में कहा जाता है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो प्रश्न आ जाए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस ऊर्जा को गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, जैव ऊर्जा। अब जैव ऊर्जा के लाभ, भाई जैव ऊर्जा के कोई 2 लाभ बताओ, 3 बताओ। तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। क्या करता है, पर्यावरण क्यों करता है, जैसे अपन घर पर क्या बनाए, जो भी उपयोग करें घर पर, जैसे लकड़ी का उपयोग करें या उपले का उपयोग करें, उसके स्थान पर अपन इसका उपयोग करेंगे, गैस का उपयोग करेंगे, तो वो लकड़ी क्या होगी, जलाने से बचेगी, तो उससे जो प्रदूषण फैलेगा वो कम होगा। तो प्रदूषण को क्या करता है, ये कम करता है। दूसरा है, लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को भी क्या करता है, रोकता है। तो इसके क्या हो गए लाभ। नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी एक परियोजना नई दिल्ली के कहां पर स्थित है, ओखला। कहां पर स्थित है, ओखला। तो किस नगर पालिका के जो कचरे से हैं जैव ऊर्जा द्वारा जो संयंत्र लगाया गया है, कहां पर लगाया गया है, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में कौन सा स्थान है, ओखला। तब से तक वो भी उसका 1 नंबर का प्रश्न भी उसका है। ओखला क्या है, तो ओखला क्या हो गया कि नई दिल्ली में नगर पालिका के कचरे द्वारा जो जैव ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, ओखला कहा जाता है। ठीक है,